see the structure of ATP students. Okay, स्ट्रक्चर ऑफ ATP जो आपका छोटा सा एक पार्ट दिया हुआ है राइट आपके टेक्स्ट बुक में, तो फिर वो देख लो. इट इज़ फॉर योर जानकारी, तो आप देख लोगे तो अच्छा होगा. तो एज यू कैन सी ATP का फुल फॉर्म एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. एडिनोसाइन एक्चुअली इज मेड अप ऑफ two things, adenine and ribose. Now this is what a sugar, ribose sugar, ठीक है. दिस इज अ न्यूक्लियोटाइड. ये सब इतना डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसको जान लो कि होता क्या है. ठीक है, अभी जो एडेनाइन है ना, ये एडेनाइन एक्चुअली पता है कैसे बना है. देखो एक हेक्सागोन. हेक्सागोन पता है, हेक्सागोन मतलब कितने साइड्स, कितने साइड्स बताओ. हेक्सागोन मतलब 6 साइड्स राइट. भाई साहब मेरे तो ड्राइंग इतना गंदा है ना, क्या बताऊँ अब, बहुत गंदा है. एक हेक्सागोन एंड देन व्हाट, एक पेंटागन. देखा, मैंने बोला था ना मेरा ड्राइंग बहुत गंदा है. अरे तुम लोग बिलीव नहीं करोगे, एग्जाम के पहले मैं कुछ नहीं करूँगी, मैं सिर्फ डायग्राम्स प्रैक्टिस करूँगी. पता है, पढ़ के सब हो जाएगा, मार्क्स मेरा सिर्फ डायग्राम्स में जाता है, दैट्स इट. और ऊपर से ये तो बोर्ड है. आई एम रियली सॉरी फॉर माई डायग्राम्स, आई एम रियली सॉरी. ये है हेक्सागोन, 6 साइड. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और एक पेंटागन. मैं इसको और अच्छे से बना सकती हूँ, हार नहीं मानूंगी, बनाऊंगी ज़रूर. तुम लोग स्केल पेंसिल से बना लेना यार, इन केस अगर एग्जाम में आ गया ना कभी क्वेश्चन, ठीक है, तो बना लेना. देखो आ गया. यस चलो, तो एडेनाइन किससे, ये एडेनोसाइन जो है ना, ये 2 चीज़ों से बना है, एडेनाइन और राइबोज. एडेनाइन का स्ट्रक्चर ये है, एक हेक्सागन और एक पेंटागन. समझ में आया. अब राइबोज, राइबोज कैसे बना है, अब राइबोज कैसे बना है बताओ. राइबोज बना है पेंटागन, 5 साइड्स. ठीक है, पेंटागन है. ओके, तो राइबोज इससे अटैच्ड, तो ये बन गया आपका पूरा एडेनोसाइन. समझ में आ रहा है. एडेनोसाइन 2 चीज से बना है. दिस इज योर एडेनाइन, दिस इज योर राइबोज. बचा क्या, ट्राइफॉस्फेट. ट्राइफॉस्फेट मतलब 3 फॉस्फेट्स. बन गया 3 फॉस्फेट्स. ओके, सो इन होल आई कैन से दिस पूरा स्ट्रक्चर इज व्हाट, ATP है ना. ये ATP का स्ट्रक्चर है. अंडरस्टूड. तब होता क्या है देखो, अब अगर अभी जो है अपना एक बॉन्ड टूटता है ना, एक फॉस्फेट ग्रुप का, ये तीनों ना फॉस्फेट ग्रुप है ना, ये तीनों यहाँ पे अटैच्ड है बराबर. ये फॉस्फेट ग्रुप से पता है ना, हमने DNA वगैरह में भी पढ़ा है, याद रहेगा तुम लोगों को. तो फिर 3 फॉस्फेट है यहाँ पे, एक भी फॉस्फेट का लिंक टूटा, बॉन्ड टूटा, तो लॉट्स ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड. इसी से हमको एनर्जी मिलता है. हमको पता था कि बहुत सारे प्रोसेस से ATP में एनर्जी स्टोर होता है, लेकिन स्टोर होने के बाद वो एनर्जी हमें कैसे मिलता है, जब ये फॉस्फेट बॉन्ड टूटता है. अंडरस्टूड. तो फिर यहाँ पे अगर टूट गया फॉस्फेट बॉन्ड तो क्या बन जाएगा, कुछ नहीं, वापस से सेम हेक्सागोन बनाओ. डायग्राम्स के लिए माफ़ करना बच्चों, तुम लोग मेरे से बहुत अच्छा डायग्राम्स बनाते रहोगे, मुझे पता है. ठीक है, सेम वही एडेनाइन रहेगा, फिर राइबोज रहेगा. ठीक है, फिर क्या बचेगा बताओ मुझे. चलो चलो बताओ क्या बचने वाला है. अभी एक ग्रुप टूट गया, एक फॉस्फेट ग्रुप टूट गया, टूट गया, तो यहां से एमिट हुआ एनर्जी. एंड दिस मॉलिक्यूल जो फॉर्म हुआ है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको क्या बोलेंगे हम लोग बताओ. दिस इज नथिंग बट ADP. नाउ व्हाट इज ADP? A फॉर एडेनोसाइन. क्यों एडेनोसाइन, एडेनाइन भी है, राइबोज भी है, एडेनोसाइन. D फॉर डाई, P फॉर फॉस्फेट. डाई क्यों, 2 ही फॉस्फेट है इसलिए डाई फॉस्फेट, 2 फॉस्फेट. दैट्स इट, यही होता है.
एटीपी में एनर्जी स्टोर्ड रहता है एंड फिर जब हमको जब भी एनर्जी जब भी जैसे जैसे यूज होता है वैसे वैसे फॉस्फेट बॉन्ड्स टूटते रहते हैं एंड फिर एटीपी का एडीपी बनते रहता है। अंडरस्टूड? ये है आपका छोटा सा साइड में दिया हुआ है। ओके अभी हम लोग देखेंगे दो चीज है ना, NADH2 एंड FADH2, उसका फुल फॉर्म क्या है? NADH2 इज व्हाट? निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। अभी NADH2 एंड FADH2 का क्या फुल फॉर्म है? NADH2 इज निकोटिनामाइड, A फॉर एडेनाइन, D फॉर डाइन्यूक्लियोटाइड, फ्लेविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। से फुल फॉर्म जान लो, कभी आ सकता है MCQ या फिल इन द ब्लैंक से एनीथिंग लाइक दैट, वो जानने का जरूरत है। एंड दीज आर द एंजाइम्स व्हिच हेल्प्स अस इन रेस्पिरेशन। ओके तो ये सारे जो एंजाइम्स है रेस्पिरेशन में हमको यूज करते हैं, हम इनका यूज करते हैं, राइट? याद है ना माइटोकॉन्ड्रिया में जाके कैसे जनरेट होता है एडीपी, बाद में एटीपी में कन्वर्ट होता है। NADH2 कितना एटीपी देता है? 3, FADH2 2 एटीपी। ओके सो दिस हेल्प्स अस इन सेल्यूलर रेस्पिरेशन, दैट्स इट। यस अभी हम देखेंगे समरी ऑफ एरोबिक एंड एनएरोबिक। ये आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है, पता है, दो पूरा कॉलम है, पूरा एक डायग्राम है, फ्लो चार्ट टाइप्स, तो वही है कुछ उसमें कुछ जिसको अभी तक का मेरा सब समझा हुआ है वो इजीली मुझे ये बता देगा। मैं अगर नहीं भी बनाती तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, बट जस्ट फॉर योर रिविजन कि आपको पता चलना चाहिए कि क्या हो रहा है, इसीलिए मे भी शायद भूल भी गए रहोगे, पता नहीं। ठीक है चलो तो बताओ मुझे एरोबिक रेस्पिरेशन जो हमने किया पूरा इन डिटेल में, कार्बोहाइड्रेट से क्या मिला हमें? ग्लूकोज मिला। ग्लूकोज कहाँ गया? सेल्स में गया थ्रू द ब्लड, फिर वहां उसे क्या मिला? ऑक्सीजन मिला, तो हुआ एरोबिक रेस्पिरेशन। करेक्ट? तो उसमें कितने कितने स्टेप्स थे? 3 स्टेप्स थे, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन। फाइन, इतना सब यहाँ पे लिखने का जरूरत नहीं है। कार्बोहाइड्रेट्स का क्या होता है बताओ, क्या होएगा? ग्लाइकोलिसिस, फिर क्या बनता है? पाइरुविक एसिड, राइट? ग्लाइकोलिसिस होता है, किसका होता है बताओ? ग्लूकोज का होता है। ग्लूकोज इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, राइट? सिंपलर कार्बोहाइड्रेट्स, राइट? तो ग्लाइकोलिसिस होने के बाद वो ग्लूकोज क्या बन जाता है? पाइरुविक एसिड। फिर पाइरुविक एसिड क्या बनता है? एसिटाइल कोएंजाइम ए। जिनको ये नहीं आता ना तुम छोड़ दो भाई, तुमको कभी आने नहीं वाला, सच में बोल रही हूँ। इतना पढ़ाने के बाद अगर नहीं आता, और हाँ अभी अगर सपोज किसी ने नहीं देखा है तो डू विजिट एंड डू वॉच द वीडियोज बिकॉज इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू पीपल ओनली। ओके सो पाइरुविक एसिड किस में कन्वर्ट हो गया? एसिटाइल कोएंजाइम ए। इसके बाद क्या होता है बताओ मुझे? इसके बाद होता है क्रेब्स साइकिल। अरे इतना पार्ट तो पूरा फर्स्ट स्टेप में ही आ गया, ग्लाइकोलिसिस में ही आ गया, राइट है ना? ये सारा पार्ट कहाँ हो रहा है? साइटोप्लाज्म में। फिर एसिटाइल कोएंजाइम में कहाँ आ जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। वहां पे उसका क्या बनता है? क्या होता है? क्रेब्स साइकिल होता है। तो क्रेब्स साइकिल के बाद क्या हो जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में ही ETC भी चलता है, अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन। जैसे कि जितने भी हमने NADH2 या FADH2 यहाँ प्रोड्यूस हुआ है वो सब वहां पे कन्वर्ट होता है एंड फिर क्या बन जाता है बताओ? फिर बनता है CO2 प्लस water plus energy. Energy is in the form of ATP. Understood? Right? ये सीक्वेंस ये हमने देखा था पूरा स्टेप बाय स्टेप। अब मुझे बताओ आफ्टर स्टार्टिंग डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, ओके आई विल या सो जस्ट टेल मी कि व्हाट विल हैपन हियर। प्रोटीन्स का क्या होगा? लिपिड्स का क्या होगा? मुझे बताओ, चलो थोड़ा सोचो क्या हो सकता है। ये सारे स्टेप्स करेंगे क्या? क्योंकि इन डिटेल इनका नहीं बताया गया, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स का बताया, राइट? तो यस, तो क्या होएगा प्रोटीन्स एंड लिपिड्स का? हमने पढ़ा है प्रोटीन्स का क्या होता है, प्रोटीन्स डाइजेस्ट होने के बाद क्या बनता है प्रोटीन्स का, बताओ मुझे क्या बनता है, एंड लिपिड्स का क्या बनता है? चलो रिकलेक्ट व्हाट वी हैव स्टडीड। इसका बनता है अमीनो एसिड्स, राइट? लिपिड्स का क्या बनता है? फैटी एसिड्स, राइट? हाँ, अब जैसे ही ये बन जाए
फिर क्या होता है पता है, फिर ये सीधा यहाँ जाता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है, अंडरस्टूड। ये सीधा ये यहाँ ये बनता है, आफ्टर फैटी एसिड्स फिर सीधा ये बनता है, एंड फिर एसिटाइल कोएंजाइम ए जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, वहाँ उसका क्रेब साइकिल होता है, देन ये सब जनरेट होता है। ये केस कब होता है, ये केस कब आता है मुझे बताओ, जब हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा कम है, फास्टिंग करते है ना, उपवास वगैरह करते हैं, तो क्या करते हैं, राइस नहीं खाते हैं, चपाती नहीं खाते हैं, एंड बहुत सारी चीज़ें नहीं खाते। फ्रूट्स में इतना कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है ना, जितना कि ये सब में होता है। वेजिटेबल्स वगैरह कुछ नहीं खाते हैं, तो फास्टिंग अगर आप कर रहे हो तो फिर आपका एनर्जी भी लो हो जाता है, यू फील वीक, राइट, बिकॉज कार्बोहाइड्रेट्स ही वो है जिससे हमको एनर्जी मिलता है। तो ये कंडीशन तब अगर होती है जब व्हेन योर बॉडी डजंट हैव सफिशिएंट कार्बोहाइड्रेट्स, देन ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स स्टार्ट्स। इसलिए कहा जाता है कि अच्छा हमेशा प्रॉपर डाइट, बैलेंस डाइट रखो। क्यों, आज तुमने बैलेंस डाइट किया है, कल अगर 9 दिन का नवरात्रि का उपवास भी रखते हो ना, तो भी आप वीक नहीं पड़ोगे, बिकॉज आपका सब लिपिड्स एंड प्रोटीन्स सब स्टोर्ड है, फिर वो ब्रेक डाउन होना स्टार्ट होता है एंड वो यूज होता है फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, अंडरस्टूड। तो उनका ग्लाइकोलिसिस वगैरह नहीं होता, वो सीधा जो डाइजेस्ट होकर अमीनो एसिड्स बना रहता है, तो वो सीधा एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है, उसका भी एक प्रोसेस है, इन डेप्थ जाने का ज़रूरत नहीं है। इसीलिए बोला जाता है कि फास्टिंग हमेशा करना चाहिए अपने को, एटलीस्ट एक हफ्ते में 1 दिन या 15 दिन में 1 दिन तो करना ही चाहिए फास्टिंग। उससे क्या होता है, जो एक्सेस स्टोर्ड है ना हमारे बॉडी में अलग अलग जगह पे, वो सब ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। तो इट इज़ गुड टू फास्ट। ओके, सो नाउ वी विल सी, दिस इज ऑल अबाउट एरोबिक। ये हमने पूरा पढ़ने के बाद ये समरी बनाया। अब एनोरोबिक के बारे में देखते हैं। तो अनएरोबिक में क्या होता है बताओ, फर्स्ट स्टेप याद है, हमने बनाया था, यहाँ पे 2 स्टेप था, ग्लाइकोलिसिस एंड फर्मेंटेशन, यहाँ पे एक बनाया था। ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू पायरुविक एसिड, एंड देन फर्मेंटेशन में हमने 2 केसेस देखे थे, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन, राइट। तो बस उसी को आप जॉट डाउन करो। अब क्या है देखो, एनारोबिक में क्या होता है, सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है बताओ, सबसे फर्स्ट स्टेप होता है ग्लाइकोलिसिस, राइट। ग्लाइकोलिसिस होने के बाद क्या होता है, क्या हो जाता है, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू पायरुविक एसिड। ओके, पायरुविक एसिड बनने के बाद क्या हुआ बताओ, मुझे बताओ क्या होता है। अभी जैसे ना यहाँ पे कैसे दिए हैं, अभी जैसे देखा हम लोगों ने 2 केसेस देखे थे, तो चलो इधर से 2 पायरुविक एसिड बना दो। 2 केसेस देखे थे, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, PA समझ जाओ। एक सपोज पकड़ो कि एब्सेंस ऑफ O2, ये है लैक ऑफ O2। ओके, मे बी हैंड राइटिंग छोटी है बट समझ, मैं जो बोल रही हूँ वो सुनो। तो क्या होता है, उसमें भी पायरुविक एसिड तक कॉमन है। फिर उसके बाद क्या होता है, एब्सेंस ऑफ O2 में क्या बनता है बताओ मुझे, एब्सेंस ऑफ O2 में पायरुविक एसिड का क्या बन जाता है, स्टेप्स है ना, 2 स्टेप्स है ना, फर्मेंटेशन, राइट। तो आएगा अपना फर्मेंटेशन स्टेप, फर्मेंटेशन वाला स्टेप आता है। ये सारा चीज जो आगे होगा वो फर्मेंटेशन में कहलाया जाएगा, यहां तक का सब ग्लाइकोलिसिस बोला जाता है उसे, ठीक है। यहां पे भी सेम, यहां पे भी सेम फर्मेंटेशन। अब ये आप बोलोगे मैम ये कहां से आया तीसरा, ये कुछ नहीं, एक नॉर्मल है। एनारोबिक रेस्पिरेशन से बहुत सारी चीज़ें भी बनाई जाती है, जैसे कि विनेगर, डिफरेंट विटामिन्स एनारोबिक रेस्पिरेशन से होता है, और वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़ किया जाता है। तो ये सिंपल है, ये कुछ नहीं है कि फॉर्मेशन ऑफ विनेगर, विटामिन्स एक्सेट्रा, ठीक है। इसको बनाने में कौन हेल्प करता है, माइक्रोब्स, ठीक है। डन। मेरे को बताओ एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वाला बताओ। फर्मेंटेशन के बाद इधर क्या बनता है, इथेनॉल, राइट। यहां क्या बनता है, एसिड, लैक्टिक एसिड, करेक्ट। इसको कौन करता है बताओ, ईस्ट। और इसको कौन करता है, ये होता कहाँ है, मसल सेल्स,
अंडरस्टूड? सो ये तो हमने पढ़ा ही है, बस एक समरी है, ये तो हमने पढ़ा ही है ना, ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है, बस एक समरी है. सो दिस एंड्स योर होल रेस्पिरेशन पार्ट, एवरीथिंग रिलेटेड टू द रेस्पिरेशन, योर न्यूट्रिशन, डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स का क्या क्या योगदान है हमारे निजी जिंदगी में. थोड़ा सा इंग्लिश, सॉरी थोड़ा सा हिंदी, ठीक है. तो ये सब जो है ना, जितना भी पहले पढ़ा, जो भी पहले के वीडियोस है अच्छे से देख लो, नहीं आता है पॉज करो, बट वापस 10 बार देखो चलेगा, लेकिन समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और अगर कुछ नहीं समझता है तो प्लीज़ डू कमेंट एंड आस्क मी वॉट एवर योर क्वेरीज आर, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरीज. एंड स्टूडेंट्स, I have checked the analytics of my channel. 61 to 62% of people have not subscribed to my channel. They watch my videos, but they have not subscribed. Just imagine यार, अगर 60% लोग, हाँ, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया है और वो देख रहे हैं, मतलब तुमको वीडियोस पसंद आ रहे हैं, तो व्हाई डोंट यू सब्सक्राइब यार. मैंने वही बोला ना, एक सिर्फ सब्सक्रिप्शन से क्या हो जाएगा, सिर्फ सब्सक्राइब भी तो करना है आपको. और ऐसा नहीं है कि यार कुछ मतलब डेली टास्क है कि ऐसा करो, कुछ नहीं, एक बार सब्सक्राइब कर दिया हमेशा के लिए रह गया. कोई नया वीडियो आया तो बस नोटिफिकेशन आएगा. अगर आपको तंग आ रहा है, अगर आप परेशान हो यार ये नोटिफिकेशन नहीं चाहिए मुझे, मत बताओ, ये बेल का जो बटन है उसको मत दबाओ. सिंपल एज दैट. डोंट क्लिक द बेल बटन, यू वोंट गेट एनी नोटिफिकेशंस फ्रॉम माय चैनल देन. बट एटलीस्ट सब्सक्राइब यार, सब्सक्राइब टू माई चैनल, इट मीन्स अ लॉट फॉर मी. जैसे जैसे सब्सक्राइबर्स, एज आई हैव ऑलरेडी सेड, 1000 सब्सक्राइबर्स रीच हुआ, आई विल स्टार्ट द लाइव क्लासेस. आई टेक डेली, हम डेली या वीकली जितने भी दिन आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लाइव आएंगे, एंड देन लाइव वी विल सॉल्व. क्योंकि अभी आगे जो अभी बोर्ड आने वाला है ना, उसमें न्यूमेरिकल्स, उसमें लाइव आके क्वेरीज, मतलब बहुत सारे डाउट्स रहेंगे बच्चों को. और लाइव आके पढ़ने में ना मज़ा अलग है, बहुत कुछ समझ में आता है. कुछ प्रॉब्लम हुआ, कुछ भी है, कैसा है, कुछ डाउट्स है, मैं सीधा लाइव पे देख के नाम लेके मैं आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ. अच्छा ये प्रॉब्लम है, ओके, डोंट वरी, आई विल सॉल्व इट. तो हम सब सॉल्व कर सकते हैं. आगे बहुत कुछ हो सकता है यार, बट एटलीस्ट जो कंस्ट्रेंट है, जो रिक्वायरमेंट है, वो तो कंप्लीट होना चाहिए ना. अंडरस्टूड? तो वो हो गया ना, तो वी विल स्टार्ट विद द लाइव क्लासेस. हमारा एक नेटवर्क बन जाएगा यार. हम 1000 लोग साथ में मिल के हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं. अगर वो 1000 में से 100 लोग भी मेरे वजह से अगर उनका साइंस में अच्छा आता है ना, तो आई विल बी द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड. क्योंकि अगर हमारे वजह किसी का अच्छा हो रहा है तो बहुत अच्छा है. तो बस यही दुआ है कि अच्छे से चले ये, और आपका सपोर्ट मुझे मिलते रहे. दैट्स इट. Till then, wait for my next video. I will definitely upload my next video very soon. So this chapter will get complete after the cell division का video. Okay, cell division में हम mitosis meiosis करेंगे. Okay, till then take care. Bye.